हाय गाइस, मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि मैंने पिछले वीडियो में कवर नहीं करे थे। और ये वीडियो उसी वीडियो का कंटिन्यूशन पार्ट है जिसमें मैंने IBPS क्लर्क मेंस की तैयारी आपको कैसे करनी है उसके बारे में बताया था। उस वीडियो में मैंने मैथ्स और GA कवर करे थे और बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स आज की इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि हैं अपनी रीजनिंग और इंग्लिश। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के साथ। तो रीजनिंग में जो मेजर एरिया मेंस में आते हैं वो हैं आपके पजल्स। पजल्स आपको 5 या 6 के आसपास आपको पजल्स मिलेंगी ही मिलेंगी। कम भी हो सकती हैं, 3 मिल जाएं, 4 मिल जाएं, लेकिन हाँ 3-4 मिलती ही मिलती हैं। 4 से ज़्यादा मिल सकती हैं लेकिन 4 से कम बहुत कम चांसेस है। अगर 4 से कम वो करते हैं, जैसा कि अराउंड 2023 या 22 में करा था कि उस टाइम पे CR बहुत ज़्यादा भर दिया था। पजल्स कम कर दी थी लेकिन CR क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भर दिए गए थे। तो लेकिन 2024 वाला जो पेपर था उसमें नहीं था, उसमें नॉर्मल आपका था। उसमें 4 कुछ पजल्स, जहाँ तक मुझे याद है 4 पजल्स थी, 4 या 5 पजल्स थी। बाकी इनपुट आउटपुट थी। इनपुट आउटपुट के अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस आए थे और कोडेड सिलॉक्स थे और कोडेड इनइक्वालिटीज़ थी। इन दोनों में से कुछ एक था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ऐसे ही कुछ था। तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मेजर एरिया है वो है पजल्स। तो पजल्स आपको कैसे प्रिपेयर करना है। पजल्स के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो। आप सीधा डालना गूगल क्रोम पे, कि गूगल पे जाइएगा, डालिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस IBPS क्लर्क मेंस, साल लगा दीजिएगा 2024, 2023, 2022। उसके जो भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, बेसिक्स है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ज़्यादा हाथ में स्पीड आएगी, पकड़ आएगी, क्वेश्चंस की समझ उतनी ज़्यादा डेवलप होगी कि किस तरीके से कौन सी पजल वो पूछ सकता है और किस तरीके के पजल को आपको कैसे अप्रोच करना है। अप्रोच का खेल है क्योंकि पूरा वहाँ पे आप ये नहीं बैठोगे देखते हुए कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। आपका सीधा सा ये चलेगा कि ये पजल, अगर ये 2 लाइनें ऊपर आपको समझ में आ रही हैं, अगर आपको अंदर से लगता है, आपका दिमाग कहता है कि हाँ मुझे ये वाली करनी चाहिए या फिर ये मैं कर सकता हूँ, तो आप उसको उठाओगे, नहीं तो आप आगे बढ़ोगे अगली पजल की तरफ। तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको अभी इस मोमेंट पे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी पजल सॉल्व करनी है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा पजल्स आपको मॉक्स में मिलेंगी। मॉक आप उठाइए, आप कम से कम 2 चीज़ों के मॉक्स रखिए। एक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो, लेकिन टेक्स्ट बुक आप एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा यूज़ करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों का मेंस डेट, अगर मुझे करेक्टली याद है तो 29 नवंबर है आई थिंक। तो 29 नवंबर को अगर आपका मेंस है तो आप 14 या 15 तारीख से टेक्स्ट बुक यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, अभी जैसे आपका पास ये जो इतना अक्टूबर के आपके पास 20 दिन बचे हुए हैं, अक्टूबर आज 9 तारीख है, आप दिवाली वाली का कुछ दिन हटा भी लें तो अराउंड आपके पास 15-16 दिन बचे हैं अक्टूबर के। तो आप ये दिन और उधर पे आपके पास जितने दिन है, तो आप 2 मॉक सीरीज रखिए। एक टेक्स्ट बुक जो आप उधर पे 14-15 तारीख से यूज़ करेंगे नवंबर में, और एक अभी कोई भी, जैसे मैंने मेरे टाइम पे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने OB यूज़ करा था, OB और टेक्स्ट बुक। OB के आप क्वेश्चंस लगा सकते हो। OB अभी इसलिए बेस्ट है आपको लिए क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अभी ये वाला जो आपका 1 महीना है, इसमें अगर आप हाई लेवल क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, नहीं बनेंगे तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होगे। आपको पास सीधा से रहेगा कि नहीं बना करके देख लेते हैं, नहीं बना करके देख लेते हैं, और रिट्राई मारोगे आप उसी उसमें। लेकिन यही चीज़ अगर एग्जाम से पहले आपको नहीं बनी तो आप सीधा डिमोटिवेट होगे कि 10 दिन में एग्जाम रखा हुआ है, ये अभी मेरे को क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो मैं वहाँ जाके क्या करूँगा। उस चीज़ से, उस फीलिंग्स से बचना है अपन को। तो अपन को क्या करना है, अपन को अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस करके चलना है। आप इनपुट आउटपुट के लिए कुछ आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो मॉक्स में आ रहे हैं वो करते रहिएगा। आप इसके अलावा वर्चुअस सर जो हैं, वर्चुअस YT यूट्यूब चैनल में आप जा सकते हो। वो हर दिन एक लाइव क्लास लेके आते हैं शाम को 5 बजे के आसपास अराउंड। तो आप देख लेना, वो आपको लेके आएंगे। उनकी लगभग हर दूसरी या तीसरी वीडियो में आपको एक ना एक कोडिंग डिकोडिंग मिलेगा, इनपुट आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इनपुट आउटपुट की एक वीडियो है, वो स्मृति सेठी मैम की है। उसमें उन्होंने पूरे जितने टाइप आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, सब टाइप की कवर करी हुई है। इनपुट आउटपुट की एक वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इनपुट आउटपुट
बाय स्मृति सेठी। उसमें एक ही वीडियो में उन्होंने सारे टॉपिक्स कवर करे हुए हैं कि इनपुट आउटपुट में कितने तरीके को क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने लॉजिक्स लग सकते हैं, कि अगर ये आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या फिर क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको इनपुट आउटपुट को लेके। अगर आप इतना कर लेते हैं पजल्स और इनपुट आउटपुट्स, तो कहीं ना कहीं आप 20+ मार्क्स टारगेट कर चुके हो ऑलरेडी। अब इसके बाद आपके पास कोडेड सिलोगिज्म या फिर कोडेड इनइक्वालिटीज जो भी है वो आप कर सकते हो। 4-5 नंबर आपको वहाँ से उठ जाएंगे। तो आपको टारगेट बेसिकली ये करना है कि आप 25 to 30 के बीच में आप अपना रीजनिंग का स्कोर ले आओ। 30+ जाओ तो बहुत अच्छा है, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। 20 से नीचे नहीं रहना आपको, 25 to 30 के बीच में रहना है। अगर आप ये टारगेट कर रहे हो रीजनिंग में तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चल रहे हो। अब रीजनिंग के अलावा आपको बात कर लेते हैं अपन इंग्लिश की। तो इंग्लिश निमिषा मैम डेली के आपको एडिटोरियल उनके अटेंड करने ही करने हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है। जितने वर्ड्स और जितनी वर्ड पावर आपकी वहाँ से अच्छी हो सकती है उतनी अभी आप बैठ के या तो डिक्शनरी याद करो फिर बैठ के। तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम टाइम में डिक्शनरी याद करना कोई अच्छा ऑप्शन है या फिर कुछ नहीं। सो बेसिकली आप निमिषा बंसल मैम के वीडियो पे जाओ, जितने वर्ड्स आपको मिल रहे हैं आप उसके साइनोनिम और एंटोनिम याद करो, उसी के मीनिंग्स अपने लिखते चलना। मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने दिमाग में वर्ड पावर बढ़ानी है। जितने वर्ड्स याद कर सकते हो विथ मीनिंग, अगर एक वर्ड आया है, कुछ भी आया है, जितने भी वर्ड आए नॉर्मल सपोज करो एविडेंटली पूछ लिया, आपको ये पता होना चाहिए एविडेंटली के साइनोनिम क्या होते हैं, एविडेंटली का मतलब क्या होता है, आपको ये पता है, आप वहाँ पे खेल जाओगे। लेकिन अगर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो आप परेशान हो जाओगे वहाँ पे। क्योंकि आरसी मेंस के जो आरसी होते हैं वो प्री के जैसे नहीं होते, सब कुछ सामने ही रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ वहाँ पे कुछ। वहाँ पे क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे कि आपको डिराइव करना पड़ेगा आरसी को बीच से, कि आरसी में उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ लिखी है लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिखा जो आपको आंसर में वो पूछ रहा है, आपको उससे निकालना पड़ेगा आंसर क्या है। तो उस चीज़ के लिए आपको अगर वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े वर्ड्स यूज़ कर दिए तो आपको पता होना चाहिए वर्ड्स के मतलब क्या हैं, ये वर्ड उस मीनिंग्स को कहाँ लेके जा रहा है, जो वो आरसी का मीनिंग है कहाँ लेके जा रहा है, उस तरीके से आप आंसर मार्क करोगे यहाँ पे आपकी आंसर पैलेट पे। और इसके अलावा अगर आपके वर्ड पावर अच्छी है तो आप जो वो बीच में कनेक्शंस वाले क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्टर्स वाले, वो आप बहुत अच्छे कर सकते हो मेंस में। आप जो वर्ड वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ये वर्ड इधर पे यूज़ करना है, ये यहाँ पे करना है, स्वैप वाले बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, आप वो बहुत अच्छे कर सकते हो। और प्लस आपको इंग्लिश में सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे अपना काम करना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चंस मॉक से उठा सकते हो। आपको जैसे मैंने अभी बताया रीजनिंग में आप 2 मॉक सीरीज रखिए, इधर से क्वेश्चन उठाइए, इधर से क्वेश्चन उठाइए, आप अपना करिए, सेक्शनल मॉक भी लगाइए, सब लगाइए। इंग्लिश में जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस, जितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना ज़्यादा ही अच्छा है इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमें भी नहीं पता वो क्या पूछेगा। लेकिन बस हम अपने आप को प्रिपेयर इससे कर सकते हैं कि हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करे हुए हैं। हमें बड़ी से बड़ी सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आता है कि जिसमें 2 या 3 लाइन के सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, मतलब छोटे छोटे पैरा नहीं होते सेंटेंस में, वो हैं, वो अरेंजमेंट उनको थोड़ा करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना, क्योंकि वो बड़े भी होते हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और उनमें से डिराइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे अपन जल्दी जल्दी कर जाते हैं, लेकिन उसमें क्योंकि 2 या 3 लाइन का एक सेंटेंस रहेगा, फिर ऐसे ही कर करके आपको टोटल 6 या 7 रहते हैं, उसको मार्कअप करना रहता है, फिर उनसे आंसर करना पड़ता है। और उसके बाद भी कभी कभार वो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि इसके बाद ये जो लास्ट है, अब आपको ये बताना है कि पहले जो आपने बनाया है उसमें से जो आपका लास्ट है, उस लास्ट के बाद ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा उसके भी आगे आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 6 हैं, आप ऑलरेडी F तक बिठा चुके हो, अब आपको उस आंसर पैनल से G वाला ढूंढना है। वो काइंड ऑफ हैक्टिक होती आती चीज़ है, तो अगर उससे आपको बचना है तो आप अभी ये जो आपके पास टाइम है आप इसको अच्छे से लेके चलिए। इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, अलग अलग जगह से उठाइए, मॉक से उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप डाउनलोड करें तो आप उसमें भी इंग्लिश करिए। आप अपनी कहते हैं ना अपनी वेपनरी इतनी मास्टर करके रखो कि मेरे पास हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करे हुए हैं, जिससे आपको वहाँ जाके ऐसा ना लगे कि ये क्या पूछ लिया, ये क्या हो गया, या फिर ये क्या नई चीज़ आ गई है। और टारगेट की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी आप वही 30 के आसपास, 25 to 30 के बीच का पकड़ के चलना, दैट्स सफिशिएंट।
अगर आप 30 के आसपास जा रहे हो इंग्लिश में, बहुत अच्छा है। और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी वो यही है आप लोगों के लिए कि जैसे क्वेश्चन पैलेट खुला आपको क्वेश्चन पैलेट में 5-5 का स्किप लगाना है और मार्क करना है कि मुझे कौन सी पजल्स, जैसे आप कोई पजल आई तो आपने पढ़ा, उसको पजल को आपने लिख लिया अपने रफ कॉपी में ऊपर, जो आपको आंसर शीट दी हुई है आंसर शीट में, और आंसर शीट रफ कॉपी जो बोलना है आप उसमें ऊपर लिख लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सॉल्व करना है। फिर आप उधर क्वेश्चन पैलेट में और आगे जाओ, जो जो आपको लगता है कि मैं ये करूँगा, पहले ही शुरू के 5 मिनट में श्योर हो जाओ कि मुझे इतने नंबर यहाँ से ये सॉल्व करके उठाने हैं। उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ उठाऊंगा अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा कि इसमें मुझे डाउट है या फिर मैं इसमें तुक्का खेलना चाहता हूँ। शुरू के जो आपको टाइम मिला हुआ है उसमें शुरू के 5 मिनट में तो आप सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, आप यही मार्कअप करो कि मैं किस चीज़ में 100% श्योर हूँ, मुझे क्या सही से आता है। मैं सिर्फ उन्हीं में सबसे पहले हाथ डालूंगा, उन्हीं को सबसे पहले सॉल्व करूँगा और उतने नंबर लेके, इतने नंबर मेरे को चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद अगर मुझे नहीं आया, मेरे पास टाइम बचता है, तो फिर मैं कुछ और देखूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप मेरिट शाइन, हर्षल अग्रवाल दोनों के आप देख सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग मैंने भी ये दोनों देखे थे, इनसे अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इनफैक्ट आप सॉल्व करने लग जाओगे, लॉजिक्स जनरेट होने लग जाएंगे दिमाग के अंदर कि अगर ये नहीं तो ये, और अगर ये भी नहीं तो ये, कैसे क्या करना है, तो आप ये कर सकते हो। और इसके अलावा इंग्लिश में भी सेम है। सबसे पहले ट्राई करना कि जब आपके पास ज़्यादा मैक्सिमम टाइम रहे, स्टार्टिंग का जो टाइम होता है आप उसमें आरसी सॉल्व करो फटाफट, क्योंकि फाइनल मोमेंट्स में आरसी नहीं किया जा सकता। आरसी में जितना दिमाग लगेगा, आंखों की पावर, दिमाग आपका सब कुछ लगता है। तो आप शुरू में जब आप स्टार्ट करे हो पेपर को इंग्लिश के, आप सोचो कि मैं आरसी जल्दी जल्दी सॉल्व कर जाऊँ। वो क्वेश्चंस आपको बाद में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर जाएंगे कि इतने तो हो ही गए पक्के। अब इसके अलावा आप बाकी जो जो एक्सरसाइजेस इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हो वहाँ से नंबर उठा लो। पूरा गेम आपको कॉन्फिडेंस का है कि आपको अगर पता है मुझसे ये बनता है, मुझे ये उठाना है, मुझे इतना सॉल्व करना है, मुझे इतना सॉल्व करके आगे जाना है। बाकी कोई अलग से कुछ नहीं है, कोई प्ले फील्ड आपकी आउटसाइड ऑफ द गेम नहीं आने वाली है। यही है जो आना है, आपको पता है, उस हिसाब से प्रिपेयर करो अपने आप को, उसी हिसाब से अपनी सारी तैयारी करो रीजनिंग में, इंग्लिश में। क्योंकि हम सबका, जैसे मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं था, मेरा मैथ्स एवरेज था, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, इंग्लिश अच्छी थी और जीए ठीक ठाक था। तो मैं कोशिश करता था कि मैं रीजनिंग में 30+ जाने की कोशिश करूं, चाहे जैसे जाऊं, मुझे 30+ जाना ही जाना है। इंग्लिश में मेरा हमेशा टारगेट रहता था 30 का, कि 30 हो गया उसके बाद मैं आराम से 2 पल की सांस लूंगा बैठ के, लेकिन जब तक 30 नहीं हो जाता तब तक मैं भागूंगा तेजी से पेन उठा के कि आरसी करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये करना है, ये करना है। और सेम विद जीए कि शुरू में जो मैंने किया था मैं आपको वही बता रहा हूँ कि शुरू में जीए में जो बनते हैं सिर्फ वो मार्क करो। 15, 16, 17 जितने नंबर आ जाएं शुरू में उतना रखो अपना। उसके बाद आराम से बैठो, सोचो कि जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है, मैंने इनमें से रिलेटेड किसी के बारे में कभी कुछ सुना है? आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप इतने मैच्योर हो, आप चीज़ें सुन रहे हो पिछले 6-7 महीनों में, वही सब चीज़ें यहाँ पे पूछी, उन्हीं में से कुछ पूछा है। अब आपको अगर कहीं ना कहीं दिमाग में रिटेंशन में ये है, मेमोरी रिटेंशन में, कि मैंने इससे रिलेटेड कुछ सुना है या फिर मैंने इससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड कहीं कुछ मैंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो आप उस चीज़ को छूना या फिर अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। सबसे पहले तो वही करना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, 50-50 पर जाना। फिर भी अगर क्लियर ना हो तो छोड़ देना, और अगर रिस्क लेना है तो 50-50 पे ही लेना। उन पे मत करना कि आपको 4-5 ऑप्शंस में कुछ नहीं पता और आप लगा के आ जा रहे हो। वो तो फिर प्योरली आपका अल्टप्पा ही है कि वो फिर भगवान भरोसे है, होए तो होए, ना हो तो ना होए। बट अगर आप 50-50 हो तो आपको पता है कि चलो ठीक है, या तो ये या तो ये, मेरे पक्ष में भी गिर सकता है, उनके पक्ष में भी जा सकता है, लेकिन चांसेस 50-50 है, यहाँ तो 0 है। तो ये करना, तुक्के पे सीधा तुरंत तुक्के पे पहले क्वेश्चन से मत फुदकना, पहले अपने मार्क करना जितने मुझे आते हैं। सेम आपको मैथ्स के साथ करना है। मैथ्स में भी सबसे पहले जो बन रहे हैं, जो डीआईज स्टार्ट होते ही आपको, जैसे पेपर स्टार्ट हुआ है, डीआईज सॉल्व करनी है। डीआईज मैक्सिमम टाइम रहते हुए, जैसे मैंने आपको बताया रीजनिंग में भी, जब मैक्सिमम टाइम रहे, जो स्टार्टिंग टाइम है, उनमें वो क्वेश्चन यूज कर लेना और वो क्वेश्चन चूज करके सॉल्व करना जिसमें आपको ज़्यादा लगता है कि आपका दिमाग ज़्यादा यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग में पजल्स, मैथ्स में डीआईज, इंग्लिश में आरसी, ये चीज़ आपका ज़्यादा टाइम मांगती हैं, तो इनको स्टार्टिंग में ही ज़्यादा टाइम दो, सॉल्व करो और अलग हो जाओ। ये चीज़ जब हो जाएंगी सॉल्व तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, आप आगे वाले चीज़ें और अच्छे से सॉल्व करना शुरू कर दोगे।
बाकी यही है गाइज आपके लिए इस वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए। बाकी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइज वंस अगेन। जाइए और खूब अच्छे से नंबर स्कोर करिए। बाकी जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी हेल्प हुई आप लोगों की इस वीडियो से। सो मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी के कमेंट्स का। ठीक है गाइज, ऑल द बेस्ट।